हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जेठ मास के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर कार्यालय विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय प्रांगण में मंगलवार को आयोजित हुआ विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता द्वितीय विद्युत वितरण खंड इंजीनियर रोहित ने बताया कि विगत कई वर्षों से जेठ माह के मंगलवार के शुभ अवसर पर यहाँ कार्यालय प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से यहाँ भंडारे का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और इस वर्ष प्रभु की कृपा से कोरोना में आई कमी को देखते हुए इच्छा से यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी संबंध में विभाग के कैशियर सतीश तिवारी ने बताया कि भंडारा लगातार आने वाले वर्षों में जारी रहेगा और यहां पर संपन्न हुए भंडारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बजरंगबली हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किए। बड़े मंगल की सभी को शुभकामनाएं और भगवान बजरंगबली सब पे कृपा बनाए रखें। यह आयोजन हर साल होता था, 2 साल पिछले कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो इस साल पुनः फिर इसकी शुरुआत की गई है। सभी कर्मचारी हैं इस खंड के जिन्होंने अपना सहयोग किया है, उन्हीं के सौजन्य से भंडारा चल रहा है। अब सब लोग अपना प्रसाद ग्रहण करें और बिजली बिल समय से जमा करें, बस यही। रोहित सिंह, अधिशासी अभियंता। आज जेठ का पहला बड़ा मंगलवार है। पूरे देशवासियों को बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाबली सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, देश को, प्रदेश को सुख समृद्धि की तरफ ले जाएं। यही हमारी मनोकामना है कि सभी देशवासियों का कल्याण करें। ये निश्चित ही पुण्य कार्य करने का महीना है और आप देखते होंगे कि बड़े मंगलवार को पूरे जनपद भर में जगह जगह भंडारे होते हैं, लोग पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। तो इस तरह का पुण्य कार्य मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, उसमें पुण्य में भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा नेक काम कोई नहीं है। और आज बड़ा मंगलवार है, ऐसे 4 या 5 बड़े मंगलवार इस महीने में आएंगे, तो ये पुण्य काम हम सबको करना चाहिए। अयोध्या के नाकाचुंगी स्थित गांधी आश्रम के पास डिजिटल हाउस ओप्पो मोबाइल सेंटर का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या विधानसभा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रहे और आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत डिजिटल हाउस के प्रोपराइटर आशीष कुमार ने मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। वहीं वेद प्रकाश गुप्ता ने इस डिजिटल हाउस का फीता काट कर शुभारंभ किया और बधाई दी। वहीं डिजिटल हाउस के प्रोपराइटर आशीष ने बताया कि हमारे यहाँ ओप्पो, वीवो के हर लेटेस्ट मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं और बाजार से कम रेट पर उपलब्ध हैं। हमारी नई शॉप का आज उद्घाटन अयोध्या विधानसभा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काट कर किया है और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। अयोध्या की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें और हमारे यहाँ मोबाइल खरीदारी पर सभी ग्राहकों को डिजिटल हाउस की तरफ से उपहार दिया जा रहा है। इस अवसर पर सुशील यादव, विजय सिंह, अमर, आशीष कुमार, अभिषेक आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। में ये डिजिटल हाउस एक मोबाइल शॉप है जो कि नाका बाईपास के अयोध्या क्या बोलते हैं इलाहाबाद रोड से जो बाईपास है उसके जस्ट पहले ही गांधी आश्रम के बगल में ये नया डिजिटल हाउस एक मोबाइल शॉप ओपन हुई है। यहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज, कार्ड वगैरह और जितने भी नए लेटेस्ट हैंडसेट लॉन्च हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओप्पो है, वीवो है, सभी कंपनियों के जो भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुए हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई एसेसरीज है या उनसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए रिगार्डिंग क्या नाम है फ़ोन, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ओप्पो की बात करेंगे तो ओप्पो में अभी हमारा क्या बोलते हैं नया मॉडल F21 Pro सीरीज़ लॉन्च हुआ है जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्मार्टफोन है और उसमें 2 वेरिएंट लॉन्च हैं। 4G बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंपनी जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और बात करेंगे उसके साथ में अभी हमारी नई लॉन्चिंग है, तो कोई भी कस्टमर यहाँ पर आता है तो उसको साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ हम आप उसके कदम उपहार के रूप में उसको हम देंगे ज़रूर। जी, मेरा नाम विभांशु है। मैं वेद प्रकाश गुप्ता जी विधायक है हमारे जो सदर एरिया के, उन्होंने इसका फीता काट के उद्घाटन किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने
यहाँ पे आके सपोर्ट किया हम लोग को और उद्घाटन में उनके करकमलों से हुआ है। बहुत अच्छा लगा कि उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। अयोध्या की जनता से क्या अपील करेंगे? अयोध्या की जनता से अपील ये करेंगे कि एक बार जरूर हमको सेवा का अवसर दें। क्या नाम है शॉप का और आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है और शॉप का नाम है डिजिटल हाउस। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने रुदौली तहसील का किया मुआयना। मुआयने के दौरान समस्या लेकर पहुंचा था फरियादी। एडीएम सुन रहे थे पीड़ित की समस्या। एडीएम न्यायिक को नहीं अच्छा लगा। शिकायतकर्ता की वीडियो बना रहे पत्रकार के मोबाइल पर मारा हाथ। एडीएम वित्त एवं राजस्व तहसील रुदौली के मुआयने के दौरे का मामला। गुप्तार घाट पर सरयू नदी में डाले गए 2 लाख मछलियों के बीच रोहू, कतला, कलबासु और मृगाल मत्स्य प्रजातियों के फिंगरलिंग अंगुलिका आकार के मत्स्य बीज डाले गए सरयू नदी में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिका अनुसंधान संस्थान सिफिर ने किया आयोजन में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, डीएम नीतीश कुमार व सिफरी के अधिकारी रहे मौजूद। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। सिफरी बैरकपुर कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय रैचिंग कार्यक्रम 2022 बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में गुप्तार घाट स्थित सरयू नदी में डाली गई 2 लाख मछलियां। योजना के तहत कितनी मछलियां छोड़ी गई हैं सरयू में? वहाँ सरयू के तट पर आज गुप्तार घाट पर ये रेसिंग कार्यक्रम, ये अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ICRCIFR बैरकपुर कोलकाता के माध्यम से नमामि गंगे मिशन और गंगा स्वच्छ हो, नदियाँ स्वच्छ हो, इसके साथ साथ मछलियाँ नदियों में प्रवाहित करके जो मछुआरा समुदाय है उसको भी रोजगार मिले और साथ ही साथ हमारी ये नदियाँ स्वच्छ हो, क्योंकि चाहे गंगा हो चाहे सरयू, ये सब जीवनदायिनी नदियाँ हैं। मोक्षदायिनी के साथ साथ जीवनदायिनी नदियाँ, ये भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई नदियाँ हैं जिनका संरक्षण, जिनका स्वच्छता अभियान और नमामि गंगे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान नदियों का चलाया है और नदियों के माध्यम से जो आदिकाल से ट्रांसपोर्टेशन होता था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कम होगा नदियों के माध्यम से, तो नदियाँ कैसे स्वच्छ हों, बेहतर हों और कैसे उनमें हम और व्यवस्थाएं जो पौराणिक काल से चली आ रही नदियों की, और नदियों का जो एक मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के रूप में वर्णन है पुराण में, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। जी, मछलियां छोड़ी गई हैं और आगे क्या होगा? अब ये नदियों को स्वच्छ करने की योजना है और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देखते हैं जब इस संसाधन का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है और अति दोहन से समस्या होती है, और इसीलिए एक तो जागरूकता कार्यक्रम है, मछुआरों की जागरूकता कार्यक्रम है, किस प्रकार मत्स्यन करना है और कैसे हम रैंचिंग के द्वारा एक जो इसी के यहाँ के स्पीसीज़ है, जो यहाँ नदी के इंडिजिनियस स्पीसीज़ हैं, जैसे सरयू नदी के, गंगा नदी के, इसी इंडिजिनियस स्पीसीज़ को लेकर हैचिंग के द्वारा इसका बहुगुणित करके इसको फिर नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे सस्टेनेबल विकास को बल मिलेगा और नदी में जो मछलियों की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और मछुआरे अतिरिक्त आय सृजन कर पाएंगे और जीविका इनका संचालन बेहतर तरीके से और लॉन्ग टर्म तक होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना दोहन करते हैं उसके अनुसार उसको हम क्षतिपूर्ति भी करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मूलधन अगर आपका है और ब्याज है तो आप ब्याज से आप खर्च चलाएं, अगर मूलधन समाप्त कर देते हैं तो दिक्कत आएगी। उसी प्रकार जो है हमारा जो है यहाँ पे हम अगर छोटे मछलियों को पकड़ते हैं और जो मछली जो बच्चा देने वाली है उसको पकड़ते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए हम मछुआरों को भी ट्रेनिंग है कि किस प्रकार के मछली को, कितने साइज़ की मछली को पकड़ना है और किसको अगर जाल में आ जाते हैं तब भी उसको छोड़ना है, ये सिखाया भी गया है जागरूकता कार्यक्रम के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दोनों के लिए ज़रूरी है, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ज़रूरी है और मछुआरों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें रोज़गार भी सतत रूप से चाहिए और रोज़गार की सततता के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बरकरार रखें और इसीलिए हम नदियों को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। और नदियों को हम जैसे STP के माध्यम से भी गंदे जल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तालाब में भी मत्स्यन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ओवर जो मत्स्यन है उसको रोक के हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ओर ले जा रहे हैं और इसमें सभी लोगों का एक सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और एक अतिरिक्त आय सृजन कर सकते हैं और उस संसाधन से इनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। आज जो है सरयू नदी में 2 लाख मछलियाँ छोड़ी गई हैं और हम लोग को पूरा यहाँ पे वर्कशॉप कार्यक्रम हुआ है कि इसको कब से आप मत्स्यन अभी नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से हम लोग को उसको बढ़ने का अवसर दें और तब हम लोग अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे।
अयोध्या के रामघाट स्थित श्री सीताराम निवासी मंदिर के पूर्व साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 राम नरेश दास महाराज की 12वीं पुण्यतिथि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाई गई। श्री सीताराम मंदिर के महंत जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामानंद महाराज ने बताया कि आज हमारे साकेतवासी गुरुजी श्री श्री 1008 महंत राम नरेश दास जी की 12वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या के सभी साधु संत व महंत श्रद्धालु इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और गुरु महाराज राम नरेश दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कमल नयन दास, राजकुमार दास, राजेश पहलवान, सीताराम दास, पवन दास पुजारी, योगेश दास, पंडित राजकुमार दास, पार्षद रमेश दास, रामदास पहलवान आदि श्रद्धालु लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बारे में जो है बताइए, और कौन कौन लोग सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में? आज गुरु महाराज को पुण्यतिथि था, उसी के उपलक्ष्य में भंडारा हुआ है। सब हनुमान जरी के सब महंत संत आए और जितना भी महंत संत रहे सब आए हैं। आज जेठ माह का बड़ा मंगल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सब आनंद रहे, भगवान मंगल में हो, सब सुखी संपन्न रहे, दीर्घायु रहे। महाराज जी, आज गुरु जी की जो है पूर्ण यही सब संत भगवान जो सम्मेलन हुआ, प्रसाद पाए, दक्षिणा मिला, यही सब चार चरम हुआ। जो क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु, क्या अपील करेंगे? ऐसे निरंतर भंडारा जो याद होते रहे, चलते रहे, चार चरम चलते रहे, सब संत महात्मा शिष्य जन सब याद अपना जरूरी करते रहे। महाराज जी, एक प्रमुख एक जो है अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह बहुत ही चमत्कारी विषय है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। मामला कोर्ट के अधीन है और न्यायालय के किसी भी फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करेंगे, पहले भी किया है और अब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को अब तक क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, यह बात का विषय है। फिलहाल तो भारत भावनाओं का देश है और संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। न्यायपालिका का आदेश जो भी होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। सर्वे में मिले हुए शिवलिंग और साक्ष्यों पर बोलते हुए कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। वहीं ताजमहल प्रकरण पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि न्यायालय ने ताजमहल पर बंद तालों को खुलवाने से मना कर दिया। कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है, किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं और भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार भारत सरकार हिंदुओं को सौंप दे। यह विषय भारत सरकार का है, हम राष्ट्र और देश के साथ हैं। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या विरोध के मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका धर्म और भावनाओं से लेना देना नहीं है। यह अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमलावर होते हुए बोले कि वासुदेव कुटुंबकम का देश है, यहाँ पर इस तरीके की घटिया राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ओवैसी को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि राज ठाकरे और AIM के प्रमुख ओवैसी, इनका ना तो किसी आस्था, श्रद्धा और संस्कार से कोई मतलब है और ना ही किसी राष्ट्र से अपने निशाना साधते हैं। राज ठाकरे और ओवैसी को सौतेले भाई बताया। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, न्यायालय के किसी भी निर्देश का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है, लेकिन ये विचाराधीन है न्यायालय के। किसने दबाया, कब दबाया, ये विषय दूसरा है। विषय ये है कि भारत भावनाओं का देश है और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, तो न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहाँ तक है इतिहास का प्रश्न, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस विषय पे कोई राजनीतिक बात नहीं कर। ताजमहल वाले विषय पे कोर्ट ने वहाँ के ताले खुलवाने को मना कर दिया, लेकिन अगर ताजमहल और कुतुब मीनार पे कोई विषय है तो फिर भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में तो है नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका कोई भावनाओं से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सब बातें करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत की संस्कृति महान है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, ये हमारे उद्घोष हैं। तो यहाँ कहीं इस तरह की घटिया राजनीति की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। राज ठाकरे और AIMIM के प्रमुख ओवैसी, ये दोनों अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की वाहियात बयानबाजी करते हैं। इनका ना आस्था से मतलब है, ना किसी श्रद्धा से, ना किसी संस्कार से, ना किसी राष्ट्र से। ये सब अपने अपने निशाने साधते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि राज ठाकरे और ओवैसी ये सौतेले भाई हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या पहुंचे। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले श्री रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। तो वहीं दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका सही है। भारत सरकार से अपील है कि देश के सामने इसको लेकर पूरी जानकारी दें और न्यायपालिका तक जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि अर्जेंट हेयरिंग के साथ न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर ले सके फैसला। वहाँ पे एक विराट शिवलिंग की कोई जो है, तो इस प्रकार की जो भी सारी तथ्यों के साथ सरकार जानकारी देगी तो इस प्रकार की कोई अद्भुत की कोई करिश्माई बात सामने आती है। मैं समझता हूँ उसका नज़रिया कोर्ट में भी लिया जाएगा। हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो हमने यहाँ पर जो है राम मंदिर के मामले में भी न्याय प्रक्रिया हमारी में समय जरूर लग सकता है, लेकिन न्याय संगत फैसले लिए जाने के लिए पूरी दुनिया के से अपील भी हम करते हैं। पूरी दुनिया में साख है हमारी न्यायपालिका की सही फैसले होते हैं। और सब तो इस प्रकार की जो बात है, विस्तृत जानकारी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, इस तरह की जो बात आई है तो देश के सामने भी वो बात रखे और न्यायपालिका के अंदर भी तथ्य अर्जेंट हियरिंग के तौर पर उस तथ्य को जल्द से जल्दी न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम करे, ताकि न्यायपालिका उन तथ्यों के आधार पर न्याय संगत फैसला ले सके। 9 करोड़ की लागत से नेचुरल प्राकृतिक पक्षी विहार बनाने का कार्य की कवायद शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट को 6 माह में पूरा करने काम होगा, जिसमें रामायुग काल के पौधे लगाए जाएंगे और रामायुग के पौधों का पक्षी विहार में रोपण होगा। सीमेंट सरिया की जगह मिट्टी से नेचुरल पंछी विहार स्थापित होगा। बता दें कि अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील क्षेत्र कोला मोवैया कपूर समदा झील को नेचुरल पक्षी विहार बनाने का नगर विकास प्राधिकरण ने बीड़ा उठाया है। 1 दशक से उपेक्षित पंछी विहार को साक्षेप में ठेकेदार ने मूर्तरूप देने का काम शुरू कर दिया। लगभग 67 हेक्टेयर में फैली झील देश विदेश के पक्षियों के आवागमन, शरणास्थली की उनके ठहराव होने, एकमात्र झील का पर्यटक स्थल से जोड़ने की कवायद नैना देवी झुनझुनवाला के प्रस्ताव पर 9 करोड़ रुपए खर्च पर 6 माह में पूरी होगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड सेंचुरी बेंगलुरु संस्था द्वारा नेचुरल प्राकृतिक एवं उद्यान स्थल एक सदियों पुरानी यादों को यादगार साबित करेगी। ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण होने से क्षेत्र के पर्यावरण में भी सुधार दिखाई देगा। अयोध्या नगर आयुक्त विशाल सिंह का कहना है कि राम मंदिर अयोध्या धाम से जोड़ने में तथा पर्यटकों को दार्शनिक स्थल बनाने के लिए सभी कार्य भारतीयता के आधार पर होंगे। अधिकतर मिट्टी का उपयोग कर वाच टावर रामायुग के पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। पक्षियों के रखरखाव के लिए चारों ओर से खाई बनाकर जल भराव तथा जल की स्वच्छता के लिए पानी के आवागमन, सदैव ठहराव, निकासी का भी इंतजाम पुख्ता होगा। यह सभी कार्य योजना में सीमेंट सरिया विहीन मिट्टी से निर्मित कर की जाएगी। अयोध्या धाम से जुड़े होने के कारण रामायुग को ध्यान में रखकर यादें ताजा करने में दार्शनिक स्थल बनेगा। सौंदर्यकरण होने से देश विदेश से आने वाले राम भक्त मेहमानों के लिए नेचुरल पार्क दार्शनिक स्थल होगा। विदेशों से पक्षियों को पालने का काम और पानी के अभाव पलायन करने वाले पक्षी का पलायन रुका। बैठने के लिए भी मिट्टी का टीला बनाया जाएगा। आने वाले दर्शकों को आवागमन सुलभ हो, उसके लिए सोहावल चौराहा से मसौदा होते हुए अयोध्या तक जोड़ने चौड़ीकरण सड़क बनाने का भी प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस योजना को 6 माह का समय है, जिसे उक्त बेंगलुरु की संस्था 4 माह में पूरा करने की उम्मीद है।
9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट टोटल अभी तक का सैंक्शन हुआ है हमारे पास में। और इसमें पहले इस परियोजना को करते समय ये प्लान था कि हम लोग इसको फेंसिंग करेंगे और इस तरह की चीज़ें थी। बट लेटर ऑन मैं यहाँ एक जो अयोध्या की रेजिडेंट हैं मंजुला झुंझुनवाला जी, उनके घर उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उनके घर पे गया था और वहाँ मेरी मुलाकात लेक मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है आनंद मली गवाट जी से हुई और हमने उनका कंसेप्ट सुना और मुझे लगा कि इनका जो इको फ्रेंडली तरीका है पूरे काम को करने का वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने उच्चतम स्तर तक राज्य सरकार में सबको इस बारे में अवगत कराया और ये बात समझ में आई कि शायद इसको इसी तरीके से करना चाहिए कि हम इको फ्रेंडली तरीके से करें और कोई विदेश का या बाहर का कोई भी सामान जैसे आपका लोहा है या मिट्टी छड़ है या सीमेंट है उसका प्रयोग इसके विकास में ना किया जाए। इसके विकास के लिए बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जाए, उसके एनरिचमेंट पर ध्यान दिया जाए और एक साइंटिफिक तरीके से जो लेक को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पर 12 महीने प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो। और हमारे साथ में आज ये जुड़ गए हैं जिनको बर्डमैन ऑफ अयोध्या भी कहा जाता है, श्री आज़ाद जी। आज़ाद जी ने ही पहले एक बार ये आइडिया दिया था कुछ समय पहले, 6 महीने पहले, कि इसको डेवलप करना चाहिए और आज इसको मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पर कार्य कराया जाना है आज दिन में भी राजस्व विभाग के जो टीम थी उनके साथ में संपर्क करके हम लोगों ने लैंड एरिया को समझा और जहाँ ऐसा लगा कि ये गलत तरीके से कहीं पे लैंड को फर्जी अलॉटमेंट वगैरह किया है उसको कैंसिल करने के लिए भी जिलाधिकारी जो हैं उनको निर्देश किया है। और हमें लगता है कि जल्दी ही हम इस पूरी परियोजना को इसके सभी आयामों को, चाहे वो पानी हो, वृक्ष हो या माइग्रेटरी बर्ड्स हो, उन सभी को हम उचित स्वरूप दे पाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स डे भी है और आज इस दिन हमारे पास में पूरी टीम है और बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम सबको पहले इस जगह के विषय में बताते हुए उनकी संवेदनशीलता बढ़ाना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो लोकल लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। लोग सुबह शाम यहाँ आते हैं। लोग हैं जिनको इस कार्य को लेकर बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि ये जल्दी शुरू हो और यहाँ पर शीघ्र ही जो है जो एक इंटरनेशनल लेवल का एक पक्षी विहार जो है वो बन सके। यहाँ सुविधाएं बन जाएं इस तरह की टूरिस्ट आ सके, रुक सके, ऑर्निथोलॉजिस्ट आ सके। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ जो रिस्पांस पब्लिक से मिला है और शीघ्र ही हम लोग इस कार्य को पूरी तरीके से संपन्न कराएंगे। ज्येष्ठ का आज पहला दिन और पहला मंगलवार है, जिसको लेकर आज सुबह से ही लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में पहुंचे श्रद्धालु हर तरफ बैठे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और पर्व को लेकर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दिया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में भी बड़ी संख्या पुलिस बल के जवान तैनात हैं और अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। तो वही ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की जानकारी देते हुए श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि यह बड़े सौभाग्य की बात है। आज से प्रारंभ हो रही ज्येष्ठ माह का पहला दिन है और पहले ही दिन मंगलवार भी है और इस माह में पड़ने वाला सभी मंगल सुखदायी होता है, क्योंकि मंगलवार को ही भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। आज जो भी भक्त मन ज्येष्ठ के इस मंगलवार को उनकी पूजा आराधना करता है, उनके सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दरअसल ज्येष्ठ माह में भगवान शिव और परशुराम जी के अनादिकाल से पूजा का विधान है और विष्णु के अवतार भगवान श्री राम है और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी माने जाते हैं, इसलिए इस माह में उनकी भी पूजा का विधान है। भक्त हनुमान जी भक्तों में अग्रगण्य है, इसलिए भक्त उनको अपना साधक मानकर इस माह में उनकी आराधना हो पूजन करते हैं। अब मंगलवार उनके जन्म दिवस का दिन माना जाता है, इसलिए मंगलवार को भक्त उनकी सेवा में पहुंचते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज से जेठ महीना प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ आज मंगल है। मंगल जो होता है और मंगलदायी होता है और साथ साथ ये इस महीने में विशेषकर जेठ के महीने के जितने मंगल हैं वो सभी मंगल सुखदायी हैं और जो मंगल के दिने इनकी पूजा करता है, विशेषकर ये हनुमान जी का दिन है, क्योंकि हनुमान जी का जो जन्म हुआ है वह मंगल के दिन हुआ है।
तो मंगल के दिन में और जेठ के महीने के जितने भी यह मंगल पड़ेंगे वो सब के सब बहुत ही फलदायी हैं। लोग बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ इस मंगलवार को पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यदि जेठ के मंगल को कोई भी व्यक्ति यह इसका जेठ के मंगल के मंगलवार को हनुमान जी का पूजा अर्चना और अनुष्ठान करता है तो निश्चित है वह अपनी मन वांछित फल को प्राप्त करेगा और विशेषकर हनुमान जी की उस पर कृपा होगी। और जिस पर कृपा हनुमान जी की होती है उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा, कोई कठिनाई नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सारे संकट, सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और भगवान रामलला की कृपा उस पर होती है, क्योंकि हनुमान जी की जो सेवा करता है उस पर भगवान की कृपा होती है और जो भगवान की सेवा करता है हनुमान जी की कृपा होती है। तो इस प्रकार यह पहला दिन जेठ महीना, पहले मंगल पड़ा, मंगल के दिन ही जेठ का प्रारंभ हुआ। यह अति सुखदायी है और ये केवल मानव के ही लिए नहीं, पूरे पशु पक्षी और पूरे देश के लिए यह सुखदायी है। सभी का कल्याण होगा और सभी के लिए यह फलदायी है और बहुत ही उत्तम है कि क्योंकि पहले ही दिन मंगलवार पड़ा है तो यह जनमानस सभी के लिए सुखदायी शुभ लाभ है। इसलिए इसका अनुष्ठान पूर्वक पूजा करना चाहिए जिससे इसको मन वांछित फल की प्राप्ति हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।